बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, चंद्रपुर, जहाँ नदियाँ शांत बहती थीं, पेड़ मुस्कुराते थे और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। वहाँ के राजा का नाम था राजा चंद्र। राजा के पास राजमहल था, सेना थी, सोना चांदी था, लेकिन सबसे प्यारी चीज थी उनकी बेटी राजकुमारी सूरभि। राजा चंद्र अपनी बेटी सूरभि से बेहद प्यार करते थे। सूरभि भी दिल से बहुत मासूम, सादगी पसंद और कोमल स्वभाव की थी। उसे फूलों, पक्षियों और जानवरों से गहरा लगाव था। मेरी राजकुमारी सूरभि पक्षियों से बातें कर रही है। हाँ पिताजी, ये तो मेरे दोस्त हैं और दोस्त से बात न करूं तो दिन अधूरा लगता है। तुम्हारा दिल तो सागर जितना विशाल है बेटी। पिताजी, क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ? तुम मेरे जीवन की रोशनी हो सूरभि, जो भी मांगोगी वो तुम्हारा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ बंदर मेरे महल में रहे, जैसे मेरे दोस्त। मैं उनकी देखभाल करूंगी, उन्हें खाना खिलाऊंगी और रोज उनसे बातें करूंगी। बंदर, ये तो अनोखी फरमाइश है, लेकिन जब बात मेरी बेटी की खुशी की हो तो इनकार कैसा। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, कुछ बंदरों को जंगल से लाकर राजकुमारी के पास लाया जाए। वाह, कितने सुंदर बंदर हैं और उनकी आंखें भी कितनी प्यारी है। अब महल में बंदरों की शरारतें और हंसी गूंजने लगी थीं। उनके लिए गद्देदार बिस्तर, ताजे फल और सबसे बड़ी चीज सूरभि का प्यार मिला। बंदरों की जिंदगी अब मजेदार हो गई थी, बस खेलना, खाना और मौज मस्ती। लेकिन एक बंदर थोड़ा अलग था। वो था उनका सरदार, जो बूढ़ा और बहुत समझदार था। भाइयों, ये महल, ये आराम, ये सदा नहीं रहेगा। अगर हम समय रहते नहीं समझे तो ये सुख एक दिन हमारा शत्रु बन जाएगा। सरदार बाबा, जिंदगी में पहली बार चैन मिला है, अब आप डराने क्यों लगे? हमारा खाना तय, सोने की जगह तय, क्या मुसीबत होगी यहाँ? जो चीज सबसे मीठी लगती है वही जहर बन जाती है। याद रखना, जंगल कभी धोखा नहीं देता, पर आरामदेह जीवन अक्सर देता है। राजकुमारी की सवारी खींचने के लिए 2 बड़े सुंदर भेड़ भी महल में लाए गए। उनमें से एक था भूखा, मोटा और हरदम कुछ चुराकर खाने वाला। अरे मोटू, फिर रसोई में घुस आया। आज तो तुझे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। अब ये रोज का खेल बन गया था। भेड़ रोज कुछ न कुछ खा जाता और बावर्ची हर बार कोई चीज फेंककर उसे डराता और भगाता। सुनो साथियों, अगर किसी दिन इस बावर्ची ने गलती से जलती लकड़ी फेंक दी तो पूरा महल आग की चपेट में आ जाएगा। सरदार बाबा, आप तो हर बात में डर निकाल लेते हो। जब तक पेट भर रहा है हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अब और नहीं समझाऊंगा। अगर तुम लोग समय से नहीं समझते तो मैं अकेला ही जंगल लौट जाऊंगा। कम से कम वहां मेरी जान सुरक्षित तो रहेगी। कुछ ही दिनों बाद वही हुआ जिसका सरदार को डर था। भेड़ ने इस बार वही गलती की, मगर इस बार उसने शाही खाना खाया और यह देखकर रसोइया आग बबूला हो गया। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये रोटी नहीं, जलती लकड़ी खा। उस दिन पहली चिंगारी उठी थी। अब जो होने वाला था वो एक बड़ी कहानी की शुरुआत थी। महल की शांत सुबह अचानक चीखों और अफरा तफरी में बदल गई। अस्तबल से उठता धुआं, घोड़ों की चीखें और सेवकों की दौड़। राजमहल में सब कुछ जैसे पल भर में बदल गया था। पिताजी, ये क्या हो रहा है? इतनी आग, ये सब कैसे हुआ? हमारे घोड़े, क्या वे ठीक हैं? बेटी, रसोई से निकली एक चिंगारी ने अस्तबल को जला दिया। हमारे कई घोड़े बुरी तरह झुलस गए हैं। वैद्य उनका इलाज कर रहे हैं। पिताजी, हमारे बंदर, वो तो अस्तबल के पास ही रहते हैं, उन्हें कुछ तो नहीं हुआ? कुछ बंदर घायल हुए हैं, कुछ नहीं बचे और कुछ भाग गए हैं बेटी। ये सुनते ही सूरभि अंदर से टूट गई और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पिताजी, मैंने ही आपसे कहकर उन्हें महल में मंगवाया था और आज यह सब हो गया। वो सब कितने दर्द में हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं बेटी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब एक हादसा था, लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द ये पता करना होगा ये सब कैसे हुआ। महल के दरबार में तनाव भरा माहौल था। राजा चंद्र की आंखों में गुस्से की आग थी,
लेकिन जुबान से वो अभी तक कुछ नहीं बोले थे। महाराज, हमारे 5 घोड़े बुरी तरह झुलस गए हैं। अस्तबल की हालत भी बहुत खराब है। सेवक कह रहे हैं शायद ये भेड़े की वजह से हुआ है। क्या उस शरारती जानवर ने मेरे शाही अस्तबल को जला दिया? अब इस गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। महाराज, मैंने सभी घोड़ों की जांच की है। उनका शरीर बहुत बुरी तरह से जला है। अगर उन्हें ठीक करना है तो हमें बंदर की चर्बी से विशेष औषधि बनानी होगी। वो ही एकमात्र उपाय है। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर उनकी आंखों में कठोरता दिखी। तो ठीक है, सैनिकों को आदेश दो, महल और राज्य के आसपास जितने भी बंदर हैं सबको पकड़ो और उनकी चर्बी निकालकर दवा तैयार की जाए। राजा की यह बात सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि राजा की आंखों में देखकर कुछ कह सके। सैनिक बंदरों की तलाश में निकले। कुछ बंदर जो बच गए थे वे डर के मारे इधर उधर भाग गए। कई घायल और मासूम बंदर पकड़े गए। कुछ वहीं दम तोड़ बैठे। क्या सच में बंदर अब भी जिंदा हैं? राजकुमारी जी, कुछ बंदर तो बच गए हैं पर कुछ नहीं बच सके। पिताजी से कहिए मैं अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकती। उनके लिए कुछ और उपाय होगा ना। सूरभी, ये राज्य चलाना आसान नहीं। अगर मेरी सेना के घोड़े नहीं बचे तो दुश्मन हम पर हमला कर देंगे। मुझे तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा राज्य की सुरक्षा की चिंता है। राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आवाज में अब सिर्फ क्रोध, घमंड और निर्णय की कठोरता बची थी। जब यह खबर बंदरों के सरदार को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने बंदरों को चेतावनी दी थी पर उन मूर्खों ने मेरी एक ना सुनी। मेरा पूरा परिवार और साथी उन लालची हाथों से मारे जा रहे हैं, लेकिन राजा अपने पालतू जानवरों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसे उसके किए की सजा मिलेगी। मुझे कुछ करना होगा। अब ये दुख नहीं रहा। ये एक लड़ाई है न्याय की। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं इंसाफ लाऊंगा और उसका अंत वहीं होगा जहां अन्याय शुरू हुआ था, महल में। उस दिन एक बंदर ने बदले की शपथ ली थी, पर यह बदला सिर्फ क्रोध नहीं था, ये न्याय की आग थी। राजा के आदेश से महल के कई बंदर मारे जा चुके थे। जो बचे थे वे डर के मारे जंगल की ओर भाग गए थे। लेकिन एक बंदर जो कभी सबसे बुद्धिमान था अब अकेला था और गुस्से में। वो बहुत थका हुआ था। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, पानी भी नहीं पिया था, लेकिन उसके दिल में एक आग थी सच्चाई के लिए लड़ने की। मुझे किसी भी हाल में राजा को सबक सिखाना होगा, पर सीधे हमला करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जो राजा को उसके पूरे घमंड समेत खत्म कर दे। चलते चलते वो एक अजीब सी झील के किनारे आ पहुंचा। झील बहुत सुंदर थी, जैसे कोई सपना हो, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल। झील बहुत सुंदर थी, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। झील की तरफ जाने वाले तो बहुत से पैरों के निशान थे, मगर वापस आने वाले किसी के नहीं थे। जैसे जो भी वहां गया कभी लौटा ही नहीं। ये कैसा स्थान है? पानी पीने आए तो बहुत, मगर कोई लौटा नहीं। जरूर ये झील कुछ छिपा रही है। सरदार ने सीधा पानी पीने की जगह एक कमल के खोखले तने से दूर से झील का पानी पिया, और तभी तुम बहुत समझदार हो। इतने वर्षों में कोई ऐसा नहीं आया जो मेरे जाल में ना फंसे। मैं इस झील का राक्षस हूँ। जो भी इसमें घुसता है वो मेरे पेट में चला जाता है। लेकिन तुमने दूर से पानी पिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो चाहो मांगो। मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मुझे बदला लेना है। एक राजा ने मेरे पूरे परिवार को निर्दयता से मार डाला। क्या तुम मुझे कोई ऐसा उपाय दे सकते हो जिससे मैं राजा समेत उसके पूरे दरबार को खत्म कर सकूं? अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओ तो मैं सबको एक ही सांस में निगल जाऊंगा। तो मुझे वो हार दे दो जो इस झील के खजाने जैसा दिखे। मैं कहूंगा कि ये झील कुबेर का खजाना है और जो इसमें नहाएगा वो अमीर हो जाएगा। राजा लालची है, वो खुद अपने दरबारियों को लेकर यहाँ आ जाएगा। ले जाओ ये रत्नों का हार और याद रखो सबको एक साथ झील में उतारना होगा। अब वानर सरदार के हाथ में एक बड़ा मौका था। एक ऐसा मौका जिससे वो अपने साथियों के लिए इंसाफ ला सकता था। एक ऐसी चालाकी जिससे वो उस राजा को उसकी गलती का एहसास करा सकता था। और एक ऐसा बदला जो सिर्फ गुस्से से नहीं, समझ से लिया जाना था। वो धीरे धीरे जंगल के पेड़ों से गुजरता गया, गांव से गांव पहुंचा और फिर सीधा चल पड़ा राजमहल की ओर।
दरबार में सब शांत थे। तभी दरवाजे से धीमे धीमे कदमों से अंदर आया वो बंदर सरदार। अब वो साधारण बंदर नहीं था, उसके गले में चमचमाता रत्नों का हार था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई राज लेकर आया हो या कोई इंसाफ। पिताजी देखिए, ये वही बंदर है जो हमारे महल में रहता था। बोलो वानर, ये हार कहाँ से लाए हो जो इतना सुंदर है? महाराज, मैंने जंगल में एक चमत्कारी झील देखी है। वो झील कुबेर के खजाने से भरी है। जो कोई उसमें स्नान करता है उसे अमूल्य रत्न मिलते हैं। मुझे यह हार वहीं से मिला है। अगर ऐसा है तो हम सब चलेंगे। मंत्री, रानियां और सेनापति सभी तैयार हो जाएं। हमारा सारा दरबार उस झील की ओर रवाना होगा। राजा का लालच अब उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। वो समझ नहीं पाया कि जिस बंदर को वो बेवकूफ समझता था वो ही अब उसकी विनाश लीला का कारण बन चुका है। याद रखो, झील का चमत्कार तभी काम करता है जब सभी एक साथ इसमें प्रवेश करें। जो पहले जाएगा उसे सबसे ज्यादा मिलेगा। महाराज, आपके लिए एक विशेष जगह है, मैं खुद आपको वहां ले चलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, पहले तुम सब जाओ, मैं अंत में प्रवेश करूंगा। और फिर एक के बाद एक मंत्री, सेनापति, रानियां और सारे सेवक झील में उतरते चले गए। पर जैसे ही वे अंदर गए, झील शांत होती चली गई और सब गायब। अरे ये सब कहाँ चले गए? इतनी देर क्यों हो रही है? हे दुष्ट राजा, जिस तरह तूने मेरे परिवार को मारा था उसी तरह तेरे पूरे खानदान को मैंने आज समाप्त कर दिया है। अब समझ आया, जिसने जो बोया है वही काटता है। तू जिंदा है क्योंकि मैं तुझे तेरे गुनाहों के साथ जीने देना चाहता हूँ। राजा चंद्र वहीं झील के किनारे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर पछतावा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना परिवार, अपनी ताकत और अपना घमंड। दूसरी ओर वानर सरदार अब चुपचाप जंगल की ओर लौट रहा था, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। झील शांत थी, पर अब वहां न कोई राजा का दरबार था, न रानियां, न सैनिक। राजा चंद्र अकेला था, खाली हाथ, टूटे हुए मन के साथ। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि इंसान कितना अंधा हो जाता है जब वो लालच में डूबा होता है। मैंने सिर्फ अपने आराम और गुस्से की वजह से मासूम बंदरों को मरवा दिया और आज मेरी अपनी दुनिया उजड़ गई। तभी पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे चलता हुआ बंदरों का सरदार सामने आता है। राजा चंद्र, आज तू टूट गया है, पर जो तूने दूसरों के साथ किया वो तुझ पर वापस आना ही था। यही समय का न्याय है। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं गलत था। मैंने उन मासूमों का खून बहाया। पर एक बात बताओ, क्या बदला लेकर तुम्हें शांति मिली? नहीं राजा, बदला कभी दिल को सुकून नहीं देता, पर जब इंसाफ कहीं नहीं मिलता तो कुछ लोग खड़े होते हैं। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने न्याय किया। क्या अब मैं कुछ सही कर सकता हूँ? राजा की आंखें अब सच देख सकती थीं और बंदरों का सरदार अब गुस्से से नहीं, करुणा से देख रहा था। बंदरों के सरदार ने राजा से कहा कि मैं तुम्हें इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम कभी मेरे भी मालिक थे, और तुम्हारी बेटी को भी, क्योंकि उसके दिल में हम जानवरों के लिए बहुत प्यार है। अगर तू सच में कुछ करना चाहता है तो वापस जा और एक नया राज्य बना, जहां जानवरों से प्यार किया जाए, जहां किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान न ली जाए, जहां कोई भी सिर्फ किसी के गुस्से का शिकार न बने और किसी बेकसूर की जान न जाए। राजा चंद्र अब बदल चुका था। उसने एक नए जीवन की शुरुआत की और वह समझ गया कि बदला कभी सुकून नहीं देता, पर समझ से दुनिया बदल सकती है।